अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई किसानों की। पंजाब के किसान मौजूद थे और उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, यकीनन तारीफ़ के काबिल भी थे, जो क्योंकि जो मामलात अभी हमारे सामने आए हैं जिसकी वजह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ, जिसको प्रोजेक्शन दी जा रही है कि 3.8 से 3.9, और शायद अगर एक्सपोर्ट्स इसी तरह बढ़ती रहें 31 जून तक 30 जून तक तो शायद ये 4% भी हो जाए। और जो किसान आए हुए थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ की तारीफ़ें भी की, कुछ उन्होंने गिले शिकवे भी सामने रखे। ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा इशू था वो था ट्यूबवेल की बिजली के जो नर्ख हैं, वो उसके लिए परेशान थे और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि जी यकीनन हम इसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि सर्कुलर डेट, और उसकी वजह यह है कि हम महंगी बिजली खरीद कर सस्ती दे रहे हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई ना कोई रिलीफ दें, खास तौर पर ट्यूबवेल्स के लिए, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने सोलर एनर्जी की तरफ भी इशारा किया कि हम चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया जाए। और कुछ सब्सिडाइज्ड मशीनरी की इंपोर्ट की भी बात की उन्होंने चाइना से, कि हम बग़ैर ड्यूटी के मॉडर्नाइज जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको भी इंपोर्ट करें ताकि किसान को उससे बेहतर फ़ायदा हो सके। और किसानों ने भी बहुत सा तारीफ़ें भी की और उन्होंने कहा ये तो अभी शुरुआत है। प्राइम मिनिस्टर का कहना था आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब भी तशरीफ़ रखते थे। सीपैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया और असद उमर साहब ने भी बताया कि जो आइंदा का जो तरक्याती बजट है उसका क्या उसकी एलोकेशंस होंगी। लेकिन दूसरी जानिब सिंध जो है मुसलसल आवाज़ें लगा रहा है कि वफाक उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, ना ही इस दफ़ा कोई बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। और मैं सुन रहा था उनका ये कहना था कि जी कोई भी बड़ी मोटरवे सिंध के लिए एलोकेट नहीं की गई है और सिंध के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। इस पे कहा यह जा रहा है कि जी सिंध के लिए तो हम हाजिर हैं लेकिन हम कैश नहीं देंगे। फिर वही सवालात उठाए जा रहे हैं कि शायद कैश जब आप देते हैं सिंध को तो उस तरह वो पैसा वहाँ पे लगता नहीं है और उसमें खुर्द बुर्द होती है। इसी के ऊपर फिर मुराद अली शाह साहब ने भी काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई और उनका यही कहना था कि वफाक जो है हमारे साथ मुसलसल ज़्यादती कर रही है, सुतेलों जैसा सलूक कर रही है। और असद उमर साहब ने सवाल उठा दिया कि मुराद अली शाह आखिर चाहते क्या हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि हम सिंध में काम करें या नहीं। तो इन तमाम मामलात पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरा जो कल हमने देखा जो जुमला कसा गया बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से इकबाल पर, उसका भी आज जवाब भी आया है, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक, यंग पार्लियामेंटेरियन, यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक आपका। अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा आपका भी। और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें सस्सी पलीजो साहब ने कहा था ज्वाइन करने के लिए, अभी तक शायद उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो आज बात की वो ज़रा सुन लें अली परवेज़ मलिक, फिर मैं चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट करें कि हुकूमत बहुत सारे बेहतर काम करना चाह रही है। जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर हुक्मरान नेक नीयती से काम करें तो हर शोबे में तरक्की हो सकती है, और अगर वो नेक नीयती से काम ना करें हुक्मरान और पैसा बाहर लेके जाएं तो कोई भी सेक्टर जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। फवाद चौधरी साहब ने क्या बात की अहम लेजिस्लेशन के हवाले से या जो काम करना चाह रही है हुकूमत, वो ज़रा सुन लें। जी अली परवेज़ मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, अब आपने 2-3 इश्यूज़ इकट्ठे छेड़ दिए हैं। आपने मईशत की बात की, सिंध के अंदर जो रिजेंटमेंट है उसकी बात की, फिर जो अपोजिशन की अपनी सफ़ों के अंदर जो उनकी थोड़ी बहुत तल्ख जुमलों की वहाँ पे एक्सचेंज हो रही है उसके ऊपर बात करने की कोशिश है। और आज ये जो फवाद चौधरी साहब ने एक नई ऑफ़र पेशकश की है तो मैं यहाँ से बात का आगाज़ कर लेता हूँ।
देखें, ये जो ऑफ़र और हुकूमत की जो नीयत है कि सबको साथ बिठा के मुल्क के अंदर जो ये रिफॉर्म का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने की, इसकी मैं आपको एक छोटी सी इनकी नेक नियति की एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ और उसके बाद आप खुद सोच लीजिएगा कि ये किस तरह से अब इनका तरीका कार है और ये किस तरह से मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं। मुझे बताएं, पिछले 3 साल के अंदर कितने ही ऐसे मौके आए हैं जब आपकी एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस आपके सामने आए हैं। मुझे बताएं, वहाँ जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ, दुश्मन ने आपके ऊपर हमला कर दिया, ऑपोजिशन ने उसके अंदर भी अपनी भरपूर सपोर्ट का क्या इजहार नहीं किया था। सारी की सारी अपनी जो रिजेंटमेंट्स थी उनको एक साइड पे किया था। उन्होंने कहा था वजीर आजम साहब आए हमें लीड करें। आपको याद होगा वो सर्विसेज चीफ भी सारे पार्लियामेंट के अंदर आए थे, उस वक्त किसकी कुर्सी खाली थी आप मुझे बता दें। उसके बाद कश्मीर का वाकया आया, उसके बाद फिर ऑपोजिशन ने कहा कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह के ऊपर, हम आपको होल हार्टेडली सपोर्ट करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, मैं कश्मीर को ट्विटर के ऊपर ही आज़ाद करूँगा, वो आधे घंटे की हर जुमे को मैं खामोशी इख्तियार करूँगा और उससे हम कश्मीर के मसले को आगे लेके चल पड़ेंगे। वो भी मेरे ख्याल से एक जुमे को ही उन्होंने वो जो मोमेंट ऑफ साइलेंस था उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद वो बात भी वहीं के वहीं रह गई। उसके बाद कोरोना की वबा आई, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने कहा कि आए मिल के काम करते हैं। उन्होंने वहां पे आए, अपनी तकरीर की, उठ के चले गए। गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया। कितने ऐसे मामलात आए हैं जब हमने देखा है कि आज के हुक्मरान जो हैं उनकी अना जो है वो हमारे आड़े आ जाती है किसी भी काम को आगे लेके चलने के अंदर। तो आज उन्होंने अगर ये नेक नीति का इजहार किया है तो इसका ये तरीकेकार नहीं है कि आप टीवी के अंदर, आप जलसे के अंदर आप लोगों को इनवाइट करें इस चीज के लिए। इसका तरीकेकार जो होता है वो इनके जो भी पार्टी के लीडर हैं उनको चाहिए, बाकी पार्लियामेंट्री पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको रीच आउट करें, वो इत्माद की फिजा पैदा करें कि वहां पे आप बैठ के प्रोडक्टिवली कोई ना कोई चीज बहस कर सकें। अगर आपने माहौल ही इतना टॉक्सिक बना दी है कि आप किसी किस्म की कोई प्रोडक्टिव डिबेट ही नहीं कर सकते, तो आपकी खाम ख्याली तो हो सकती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को समझें कि वो आपके साथ कोऑपरेट कर देंगे। ये तो इतने बदकिस्मत हैं कि लोगों के घरों के अंदर कल उस हादसे की लाशें पड़ी हुई थी और इनको उस चीज की शर्म नहीं आई कि ये उसके ऊपर भी सियासत खेल रहे थे। 3 साल पुराने हुक्मरानों को इस चीज की इल्जाम लगा रहे थे कि जी हमने ट्रैक की वहां पे मेंटेनेंस नहीं की। मुझे बताएं, किसी जिम्मेदार हुकूमत का क्या यह रवैया होना चाहिए? इनकी जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पोक्स पर्सन थी, जिनको इन्होंने खुद निकाला कि जी उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं और उसके बाद बुजदार साहब के हाथ थाम दिया, वो टीवी के ऊपर बैठ के क्या कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आज ये पहला हादसा हुआ है इस साल का ट्रेन का। तो माशाल्लाह समझ बूझ फहम और अना इतनी ज्यादा हो, उनके साथ ये बात किस तरह से रिफॉर्म की आगे चलेगी मेरी समझ से तो आ रही है। फिर भी फवाद चौधरी साहब या इमरान खान साहब के जो भी पैरोकार अगर ये नेक नियति से चाहते हैं कि हम इस मामले को आगे लेके चलें तो उसके लिए तरीकेकार यही होगा कि जो हुकूमती पार्टी का जो लीडर है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो लीड कर रहा है, उसको रीच आउट करना पड़ेगा। हर वक्त ये किसी ना किसी इदारे के पीछे, कभी स्पीकर के पीछे रिक्वेस्ट करें आप लोगों को बात ये पास जाएं कि जी पार्लियामानी लीडर्स आके बैठें। बल्तिस्तान का मामला हो तब वजीर आजम ने बात नहीं करनी, उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात करनी है। कोई और मामला आ जाए जिसके ऊपर आपने वहां पे इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि जी वहां पे बहस हो सके या कोई अग्रीमेंट हो सके, कभी स्पीकर के पीछे छुप जाते हैं, कभी परवेज खटक साहब की ड्यूटी लगा देते हैं। तो आप मुझे बता दें वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी क्या है? क्या उनका कोई रोल नहीं है? तो रहे हैं आपका इतना बड़ा, मतलब आपको एक ऑनर मिला है कि आपने एनवायरनमेंट डे का जो इंटरनेशनल इवेंट था उसको होस्ट किया है। जी माशाल्लाह, और उनको बिल्कुल, और ये वही कॉज है ना जिसके ऊपर वजीर आजम साहब जब कहते थे, और बाइडन साहब ने नेपाल को बुलाना तरजीह दिया था जब उन्होंने क्लाइमेट समिट की थी, और वजीर आजम साहब को उन्होंने याद भी नहीं किया। और आज तक वजीर आजम साहब अपना ये गिला फर्क जगह के ऊपर कहते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन ने मेरे से आज तक फोन पे बात भी नहीं की है। वही आप उनकी कॉज और उनकी जो जिद्दोजहद है क्लाइमेट समिट के लिए, उसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन एनवायरनमेंट डे पे ये चलें, मतलब कुछ तो थोड़ा सा जो क्रेडिट बनता है वहां पे देना बन जाता है। जरूर, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, सबसे बड़ा जो क्राइम है इस हुकूमत का वो ये है कि इन्होंने एनवायरनमेंट को इतना पलूट कर दिया है, एनवायरनमेंट को इतना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल, कि आप यहां पे मुल्क के मफाद की चीजों के ऊपर भी बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अना, हमारे अंदर तकब्बर इतना ज्यादा है कि सारी चीजें उसके आगे मदम लगती है। चलें तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, यंग पार्लियामेंटेरियन, सूबाई वजीर सिंध में।
रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब। तैमूर तालपुर साहब, आज असद उमर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, उन्होंने जो बात की, और मुराद अली शाह से पहले पानी का मसला हुआ, खड़ा हुआ, उसके बाद फिर चलते चलते अब बजट के ऊपर आ गए, लोकेशंस के ऊपर आ गए, बहुत सारे सवाल उठे कि जी एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिए गए। और मेरे सामने जो कल कंसोलिडेटेड फिगर्स आए थे, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने जो दिए थे जो पीएसडीपी के लिए, वो उसमें जो 900 अरब रुपया रखा गया है टोटल, तो वो 2.1 ट्रिलियन का है, 2100 अरब का। उसमें सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी है। और आज मैं सुन रहा था सबसे ज्यादा शोर भी इस बात पे मचाया जा रहा है कि जी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हमें नहीं दिया जा रहा, ना हमारे साथ कोई ताउन किया जा रहा है, एनएफसी के हवाले से इश्यूज हैं, फंड्स के हवाले से इश्यूज हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत से हमें आवाजें आती हैं कि जनाब हम कैश नहीं देंगे। कुछ मिसट्रस्ट है किसी लेवल पे। हालांकि मुराद अली शाह साहब बड़े कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, तो क्या वजह क्या है, ये मिसट्रस्ट क्यों है? और जस्ट बिफोर बजट तैमूर तालपुर साहब को मेरी आवाज नहीं गई? मेरा ख्याल में तैमूर तालपुर साहब को मेरी आवाज नहीं गई। अंदलीब साहिबा, अली परवेज मलिक की गुफ्तगू आपने सुन ली, फवाद चौधरी साहब की ऑफर भी सुन ली, और उन्होंने ये भी कहा कि ये आपस में बच्चों की तरह भी लड़ रहे हैं अपोजिशन। और आज जो काबीना की इतलात हैं उसमें हमें ये भी इतला मिली कि शायद कोई डेवलपमेंट बजट के हवाले से आपके इत्तेहादी भी थोड़े से ज़रा नाराज़ हैं। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि आइंदा साल से, माली साल से भरपूर तरक्याती फंड्स मिलेंगे। तो क्या सूरत हाल क्या है? शुक्रिया ज़मीर। इसमें देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि पाकिस्तान अभी एक, और सारी दुनिया के 100 साल में सबसे मुश्किल तरीन टाइम से गुजरा है। ये तो आप भी मानते हैं कि 100 साल में पाकिस्तान क्या दुनिया की मईशतों पे इतना बड़ा अजाब नहीं आया, और इससे सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी उड़ गई हैं। इंडिया का आपने हाल देख लिया है, -7.3% है, और आपने यूएस, यूके 3 महीने बंद रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, मदर केयर, डेबनहम, सब बैंकरप्ट हो गए। उन हालात के अंदर पाकिस्तान की, एक तो फोर्ब्स के अलावा तकरीबन हर इंटरनेशनल इदारा जो है वो कह रहा है कि क्या परफॉर्मेंस है आपकी। परफॉर्मेंस के अंदर एक तो आपकी ग्रोथ तकरीबन 4% हो गई है, उसके अलावा जो कोरोना मैनेजमेंट है तीनों वेव्स के अंदर, उसके ऊपर सब आपको जिसको कहते हैं खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और ये इस वक्त अचीव हुआ है जब दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन आपके ऊपर टाइम गुजरा है। तो अगर मुश्किल तरीन टाइम में पाकिस्तान ने इतनी ग्रोथ की है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% ग्रो हुई है, जिसमें आपकी सर्विसेज जो हैं वो 4.5% ग्रो हुई हैं, आपके 6 एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो बम्पर क्रॉप्स हुए हैं, तो ये वाकई एक मैं कहती हूँ मिसाल है दुनिया के लिए। क्योंकि आपको पता है इंडिया तो बैलेंस नहीं कर सका, और आपको पता है कि नेपाल में बहुत बड़ा इशू हुआ है, आप इर्द गिर्द ईरान देख ले। तो इन सारी चीज़ों को सामने मलहूज रखते हुए हमारा जो इस वक्त परफॉर्मेंस है और अगला जो साल है वो यकीनन बहुत अहम भी है और बहुत अच्छा भी है। सारी दुनिया के अंदर हो गई महंगाई, सारी दुनिया में महंगाई की वजह से ऑब्वियसली सप्लाई चेन शॉर्ट है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जी महंगाई भी कंट्रोल करें। अब आया बजट, और हमारे इत्तेहादियों का आपने जिक्र किया कि जी वो ऊंच नीच है उनसे। तो जब भी इत्तेहादी हुकूमत होती है, आपको पता है कि इख्तलाफ होते हैं, उनकी कुछ और बैकग्राउंड्स होती है, हमारी कुछ और बैकग्राउंड्स होती है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी आपने देखा कि हमारे बाकी इत्तेहादियों के साथ वक्तन फवक्तन होती है ये बात। और जब भी आप ऐसी अभी भी कहा जा रहा है कि एमक्यूएम भी ये गिवन है कि आपके अंदर इख्तलाफ राय तो जरूर होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे अपने आजकल जो सारे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बजट के अंदर उनको भी एक एलोकेशन मिले, वो भी अपने जो है डिमांड्स और तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे हैं। तो ये टाइम ऐसा है जब सब कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको
इससे पहले के साल में सब तो कुछ एलोकेट हो जाए, सिंध के उनका शेयर तहफ्फुज़ात क्यों नहीं दूर कर पा रहे तो आप इसलिए लोग? मैं समझती हूँ कि ये एक नॉर्मल एक प्रोसेस है, इसमें सूबे कोई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, अंदलीब साहिबा, जमहूरियत है। अंदलीब साहिबा, मेरा सवाल ये क्विकली अगर रिस्पॉन्स कर दें ताकि मैं नवाब तैमूर तालपुर साहब की तरफ जा सकूं। सिंध के तहफ्फुज़ात क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं, और इतनी ज्यादा अब ये गर्मा गर्मी मतलब हो चुकी हुई है और तलखियां बढ़ती जा रही हैं, इसको कम करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फेडरेशन की होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने अपनी छत्र छाया में जो है तमाम इकाइयों को प्रोटेक्ट भी करना है, उनके मसाइल सुनने भी हैं। और हम देख रहे हैं कि सिंध के साथ मतलब एग्रेवेट ही होता जा रहा है बाय पासिंग एवरी डे। अंदलीब साहब जी, इसमें देखें सिंध की जो डिमांड्स हैं और उसमें वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। पहले उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी पानी जो है हमारा इन्होंने चोरी कर लिया। फिर आपको पता है नादर मक्सी साहब की वो तकरीर जो उन्होंने असेंबली में की थी, उन्होंने इनके बंदे हैं, उन्होंने कहा जी हमारा पानी तो ये चोरी कर रहे हैं। और उन्होंने जहां जहां बताया कि इस तरह से ये जो बाकी एमपीएस हैं, लेकिन अभी बजट से पहले उखाड़ के नहरें और पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। तो पहले वो हुआ, उसके बाद इसरा ने इनको एक लेटर लिखा, उसके बाद यकीनन वो है, और उसमें कहा कि जी पोटरी बराज के नीचे आपका पानी क्यों बह रहा है और बही जा रहा है और आपने उसके मुतालिक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी 14 मई को आपको कहा था कि ये पानी जो है वो आप रिलीज करें, लेकिन आपने उसको कंट्रोल करने के बजाय 50% जाया कर दिया। तो ये लेटर है कि जी आप बिल्कुल ये आ गया जी मीडिया में, इस पर बात भी होगी, लेकिन मौजूदा तो जो ये इनसे पूछा जा रहा है, इन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। चले अपने बंदे इनके कह रहे हैं जी ये तो ये सिंध का पानी सिंध की गवर्नमेंट चोरी कर रही है और जवाब नहीं दे रही, ये आपके सामने है। अब जहां तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाहते हैं कि सिंध के अवाम को सही पहुंचे। चलें, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मैं इस पे मजीद भी बात करेंगे, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन साफ करने के लिए, नाले साफ करने के लिए, चलें, क्योंकि इनको 12 साल नहीं कर सके, बल्कि 14 साल हो गए। चलें मैं नवाब तैमूर तालपुर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। तालपुर साहब, ये सारी सूरत हाल है आज असद उमर साहब की। हमने 27 अरब रुपया दिया, लेकिन किसको दिया है? एनडीएमए को दिया है। चलें, हम इनको नहीं देना चाहते कि जाके सरे माल बना ले। चलें, ये इसका जवाब अब मेरे ख्याल में तैमूर तालपुर साहब आप अब जवाब दे दें, सवाल रहने ही देता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मुझे तो जी बड़ी हंसी आती है इनकी अहमकाना बचपन वाली बातें सुन के, इनके तासुर। इनको पता नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी हमारे नादिर मक्सी साहब की, कि उसने ये बात की है, ये 5 साल पुरानी वीडियो है। 5 साल का पता नहीं चलता खान साहब को कि 5 साल पहले क्या हुआ है और आज क्या हो रहा है। ये जो इशू उठाया था, किसी ऑफिसर पे नाराजगी थी नादिर मक्सी साहब को, जिसकी उसने शिकायत की थी कि वो फलाने एरिया में यूं पानी चोरी करके दे रहा है। तो अपनी प्यारी बहन अंदलीब साहिबा से कहूंगा, जरा फिर से निकाल के और मक्सी साहब की वो आप एक बार स्पीच सुने, ताकि आपको पता चले वो कह क्या रहा है और आप बात क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एज पर द बुक्स, एज पर द इंडेंट ऑफ इसरा, उसमें आपको पानी मिल रहा है 36% कम जो हमें मिलना चाहिए उससे। हम ये नहीं कहते कि सिंध को कम पानी ना दे, हम ये कहते हैं कि जो भी 91 के अकॉर्ड के मुताबिक जिसका जो जो शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे शॉर्टेजेस को। ये नहीं कि पंजाब को खान साहब पूरा पानी पिला दे और बाकी सूबों को अपना समझे ही नहीं। तो इन चीजों में सोच का फर्क है, विचार का फर्क है। एक होती है गलती, एक होती है बददियानती। तो ये बददियानत ना हो। ये जो ना आपने सुना होगा किसी जमाने में यजीद के लिए मशहूर था कि यजीद पानी बंद करता था, पीने का पानी, एग्रीकल्चर का पानी। तो ये यजीदों वाले काम ना करें, इंसानों वाले काम करें। यजीद अल्लाह को पसंद नहीं है। अच्छा, बात करें स्कीमों की, हमें पैसा नहीं देंगे। क्यों हमें पैसा नहीं देंगे? क्या सिंध जो है सो इलेक्टेड हुकूमत नहीं है? यानी कि आपकी बात सही है कि एक नहीं पर 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान उन सब का जो वोट देते हैं पीटीआई को, और एक पाकिस्तान उनके लिए जो पीटीआई जैसी करप्ट और नाअहल जमात को वोट देने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं आपने हमें स्कीम्स दी हैं। आपको मैं बताऊं आपके एनएचए ने पैसे कितने रखे हैं। मिलना तो खैर हमें कुछ नहीं है, पर जो भी पैसे रखे हैं सिंध के लिए एनएचए ने 7 अरब रुपए रखे हैं जी जनाब वाली। आपने पंजाब के लिए
32 अरब रखे हैं, आपने केपी के लिए 42 अरब रखे हैं, तो क्या सिंध का क्या कसूर है भाई? चले, हमें कोई एतराज नहीं है, आप पंजाब को जितना शेयर दें, आपकी मर्जी, आप बलूचिस्तान को कितना शेयर दें, आप केपी को शेयर दें, पर कुछ ना कुछ तो सिंध को दे। 7 के बजाय आप 15 अरब भी कर दें तो हमें एतराज नहीं है, हम उस पर भी खुशी से मानने को तैयार है। आपकी एक जो ना कुछ चीजें होती हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपका जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि आपको साल में 2 मीटिंग्स करनी है उसकी, यानी कि अभी तक 6 मीटिंग्स कम से कम खान साहब को करनी चाहिए थी, तो अभी तक खान साहब ने की 3 मीटिंग्स है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, यानी कि पीटीआई जो है 50% चलती है आइन के मुताबिक और 50% अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन इस पर क्या एतराज है तैमूर तालपुर साहब, एक नवाब साहब, इस पर क्या एतराज है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस पे सक्खर हैदराबाद मोटरवे प्रपोज किया है? आप लोग कहते हैं कि जी क्यों, हमारी दफा आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप याद आ जाती है, और वैसे जो पूरे पाकिस्तान में बन रही हैं वो FWO बना रहा है, बाकी चीजें हुकूमतें बना रही हैं, NHA बना रहा है। 2017 की एंड में हमने डिमांड की थी नवाज शरीफ साहब से कि आप हमें बना के दें हमारा इंडस हाईवे। उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने रजामंदी दिखाई, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू पुट इन सम मनी। तो हमने जो है जी 7 अरब रुपए दे दिए, जो आज भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के बजट के अंदर। हमने 7 करोड़ रुपए वहां पर दिए, और आज अचानक कुछ अरसे में हुकूमत चली गई। ये सारा काम करना था कि नेक्स्ट हुकूमत को बदकिस्मती पाकिस्तान की और पाकिस्तानी शहरियों की कि हमारे जो है कि गले पड़ गया खान साहब, इमरान नियाजी साहब। 18, 19, 20, 21 वो 7 अरब रुपए जो हमारा शेयर था 50%, वो भी खा के बैठे हुए और अपना शेयर भी नहीं दिया। चलिए इस पर मजीद बात करते हैं। अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे कि क्या वाकई ज्यादती हो रही है, या फिर ट्रस्ट का कौन इस ट्रस्ट का जो डेफिसिट है इसको कौन खत्म कर सकता है? क्योंकि सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, है तो सारा पाकिस्तान। तो ये कौन दूर करेगा गलत फहमियाँ? इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली परवेज़ मलिक साहब, ये जो कल मैं NEC के जो उन्होंने कंसोलिडेट किए फिगर्स और प्रोजेक्शंस जो दी हैं, वो कहते हैं कि जी अगले साल जो है ग्रोथ टारगेट 4.8% है, और एग्रीकल्चर 3.5, 6.5 इंडस्ट्रियल, और सर्विसेज सेक्टर 4.7। ये तीनों वो सेक्टर हैं जो इस दफ़ा भी परफॉर्म बहुत अच्छा किया। फिर पिछले साल के मुकाबले में जहां पे 1527 अरब रुपए रखे थे, अब टोटल डेवलपमेंट बजट जो है वो 2100 अरब है, और जिसमें से 900 अरब PSDP है। तो हुकूमत ने कुछ तो बेहतर किया है। जिस तरह अंदलीब साहिबा कह रही थी कि कोविड के टाइम्स में आपने इतनी दुनिया भर की इकोनॉमीज तबाह हो रही थी, और यू हैव डन वेल। मैं ये जो मईशत की बहस है, इस पे आने से पहले सिर्फ 1 मिनट आपसे लेते हुए आपसे गुजारिश करूंगा जी, ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं ना, इनका जो सियासी रिश्वत ये जो डेवलपमेंट फंड के गिले हैं ना, इनको मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर परेशान ना हो। जहांगीर तरीन साहब का जो अभी एपिसोड गुजरा है ना, उससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो DPO भी बदलेंगे, वो तफ्तीशी भी बदलेंगे, वो सियासी रिश्वतें भी देंगे, वो सब कुछ देंगे। तो इत्तेहादी इनके यकीनन कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आखिरी मिनट पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है। अच्छा, पैसा होगा तो देंगे ना, और अच्छी बात नहीं है अगर तरक्कियाती फंड देंगे पार्लियामेंट। माशाल्लाह वो पैसा इनके पास कहां से आ रहा है वो आप देख लें कि इनके जो 3 साल का खसारा है वो 10,000 अरब है। वो पिछली 5 साल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के खसारा 10,000 अरब से कम है जो पिछले ये 3 साल में कर चुके हुए हैं। पर जो आप मईशत की बात कर रहे थे, मैं उसके ऊपर आना चाह रहा था। देखें, हम सब पाकिस्तानी जो हैं, मुझे बताएं कोई भी ऐसा आपको मिलेगा जो हमारे मुल्क में जब खुशहाली आ रही है उसके ऊपर खुश ना हो? तो देखें, पहले मगर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, पहले ये क्वेश्चन जो है इसका पर्सपेक्टिव, इसका लैंडस्केप जरा काइंडली क्लियर कर लें। मैं आपसे 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूं, जरा सुन लीजिएगा। जब इनको मईशत हैंड ओवर की गई, आपको पता है उस वक्त GDP, जिसको मजमूई आमदनी किसी मुल्क की कहती हैं, उसका क्या क्वांटम होता था? 315 या 316 बिलियन डॉलर।
अगर मैं इनका जो 4% की ग्रोथ का नंबर है वो मान भी लूं, तो आपको पता है कि आज जीडीपी कितनी हो जाती है? $300 बिलियन के अंदर। तो ये एक बुनियादी पॉइंट है। दूसरी बात ये कि अगर इनका 4% का ग्रोथ आप मान लें और पिछले 2-3 साल की एवरेज निकाल दें, तो इनकी अपनी हुकूमत की जो एवरेज ग्रोथ बन रही है ना, वो 1.8 या 1.9% के करीब है। जिसका मतलब ये है कि इन्होंने हर साल तकरीबन 8 लाख नई जॉब्स क्रिएट की हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, जबकि हर साल 20 लाख नए लोग एंटर होते हैं जॉब मार्केट के अंदर। जिसका मतलब ये है कि 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इनके 3 साल की हुकूमत के हो गए हैं, तकरीबन 36 या 40 लाख लोग जो हैं आज अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि ये उनको नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर सके। तीसरी चीज ये कि जो आपने यहां पे जो फूड इन्फ्लेशन देखी है, रोजमर्रा की जो चीजों के अंदर जो प्राइस का इंटरनेशनल फिनोमेना। चले गन्ने की कीमत, गन्ना आप खुद उगाते हैं, किसानों ने बाकायदा तारीफें की हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। सुन ले सर, मुझे मुर्गी का रेट 500 रुपए किलो, जो चीनी है वो 110 रुपए किलो, आटा जो है वो आपके सामने, उसके अलावा दवाइयां क्या, सारा कुछ। तो एक आम आदमी की रियल इनकम जो है वो बढ़ी है और घटी है? इसके लिए जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा है वो पढ़ लें और उसके बाद इस मामले को तय करें। लेकिन मुर्गी के ऊपर कहा जाता है कि अभी भी कोई हिडन हैंड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का, वो प्ले करते हैं, वही रेट निकालते बंद करते। चलें, नाम ले ना, नाम ले। मुझे तो जो पता है वो ये है कि इनकी अपनी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि 40% जो मार्केट है इनके 3 लोगों की है, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, हुमायूं अख्तर। तो आप मुर्गी वालों का नाम ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों जाके ये खाम खा के रेफरेंसेस बना के उनके पीछे छुपते हैं? 30-30 साल पुराने रेफरेंसेस खोलते हैं, पकड़ लें उनको जाके। अंदलीब साहिबा, आज किसानों ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के सामने तस्लीम किया कि पिछले कितने ही सालों बाद हमें अब मतलब कोई ऐसी हुकूमत मिली है जिसने बाकायदा तौर पर किसानों के लिए कुछ किया है। गन्ने की कीमत उनको बहुत अच्छी मिली, गंदम की पैदावार भी बहुत अच्छी और कीमत भी बहुत अच्छी मिली। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी, ठीक है किसान हमारी 60% पॉपुलेशन रूरल है, लेकिन आम आदमी तक अभी ख्याल है लोगों का, जिस तरह अली परवेज ने भी बात की कि महंगाई वहीं पे है और अब जो बिजली के बिल आना शुरू हुए हैं वो अनअनाउंस एक तरह से उनमें इजाफा है बिलों में। तो इस पर क्या कहेंगी? अंदलीब साहिबा को अब मेरी आवाज नहीं गई, मुझे नहीं आ रही उनकी आवाज। म्यूट पे है। अंदलीब साहिबा की आवाज नहीं आ रही मुझे। जी मैं ज़मीर कुछ सबसे पहले तो कुछ मैं कुछ करेक्शंस करूंगी। उनको एको जा रही है मेरी, प्लीज। हाँ। जी अंदलीब साहिबा, आपका कोई स्पीकर ऑन है वहां पे, उसको ऑफ कर दें ताकि आप ये देखें कि ये जब हमारे पास मईशत छोड़ के गए, जी जी ये जब हमारे पास मईशत छोड़ के गए ना, तो ये जो जितना कुछ कह रहे हैं इसका आप ये देख लें कि मूडीज ने जून 2018 में, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैं दिखा रही हूँ, 2018 में इनको नेगेटिव, अनस्टेबल, गैर मुस्तहकम, रिस्की, नेगेटिव इकोनॉमी का ठप्पा दिया पाकिस्तान को और कहा कि इतना बड़ा इन पे खसारा है करंट अकाउंट का और सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व्स छोड़ के गए हैं यहाँ। ये ठप्पा लगा। 1 साल के अंदर हमने उसको चेंज किया और वो पॉजिटिव और स्टेबल पे आ गया। सबसे पहले तो इनका झूठ ये पकड़ा गया। अच्छा, अब वो जो 5.8% कहते हैं जीडीपी, ये तो ज़मीर उस तरह है ना कि मैं हर एक से मार मूर के पैसे रख लूं और मैं अपने अकाउंट में दिखाऊं कि देखे जी मेरे पास कितना पैसा है, ये देखे मेरा ये अकाउंट और बढ़ गया, बैंक बैलेंस और बढ़ गया है, और पता चले कि उसमें से 80% जो बैंक बैलेंस है वो तो मैंने लोगों का रखा हुआ है, उनको वापस करना है। तो ये देख ले, ये भी कंपैरिजन है। करंट अकाउंट जब ये छोड़ के गए
तारीख का सबसे बड़ा खसारा था पाकिस्तान को। करंट अकाउंट का पता है ना आपको? जी जी। कि खाने पीने की चीजों के पैसे भी वापस नहीं देके गए, 19 बिलियन का। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो थी 25 बिलियन पे इनको मिली थी, ये 24 पॉइंट सम पे छोड़ के गए, मतलब 5 सालों में नेगेटिव रही। रेमिटेंसेस जो हैं, जो हमारी तकरीबन 29 बिलियन है, इनकी 20 बिलियन थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे 23 बिलियन है इस वक्त, ये 10 बिलियन छोड़ के गए थे। टैक्स कलेक्शन हमारी 4700 अरब है, ये 3700 अरब छोड़ के गए थे। और डेट इंक्रीज जो था वो हमारा 3 बिलियन था पर ईयर, ये 10 बिलियन पर ईयर छोड़ के गए थे। ये इसहाक डार के फिगर्स में से मैंने लिया हुआ है। सही, बिल्कुल। तो ये अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा अच्छा, बजट से एक दिन पहले, अब तो आप ये सारे दादो शुमार उसमें भी हम पढ़ लेंगे। आम आदमी जी जी जी। चल, अब मेरे ख्याल में आवाज सही नहीं आ रही थी। चलें, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अली, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? मैं नहायत ही एहतरामन जो नवाब साहब से 1 मिनट लेते हुए, जो अंदलीब साहिबा ने हमें बताया ना कि दूध और शहद की नहरें यहाँ पे बहना शुरू हो गई हैं जब से इमरान खान साहब ने मईशत की मैनेजमेंट शुरू की है। मैं चंद फैक्ट्स क्लियर कर दूं। कहती हैं कि जो 6% की ग्रोथ थी तब नेगेटिव वॉच थी, और आज माशाल्लाह 3.5% की ग्रोथ के ऊपर हम पॉजिटिव वॉच पे हैं। और पता नहीं कौन कौन सी रिपोर्टों का बता रही हैं। परसों ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी रिलीज हुई है, उसमें पढ़ लें कि इस खिते के लिए जो मशले राह उन्होंने बताया है वो बांग्लादेश है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट। और इन्होंने कहा कि जी हमारे पास रिजर्व्स नहीं थे और हमने बड़ी मुश्किल से रिजर्व्स बढ़ाए हैं। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता के जा रहा हूं। इकोनॉमी हैंडओवर की एक्सटर्नल डेट $95 बिलियन, आज $116 बिलियन है, जिसका मतलब ये $11 बिलियन से एक्सटर्नल डेट बढ़ा है। इनसे कहें मुझे इस चीज का जवाब दे दें कि क्या इनके रिजर्व्स $11 बिलियन से ज्यादा बढ़े हैं या कम बढ़े हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपने बोरो करके अपना रिजर्व को बिल्ड किया, आप जो मर्जी क्लेम करते रहें। उसके बाद कहती हैं एक्सपोर्ट $24 बिलियन पे दे के गए। पहला साल इनकी हुकूमत का खत्म हुआ, कोई कोरोना नहीं था, $23 बिलियन की एक्सपोर्ट। अगले साल $23 बिलियन की एक्सपोर्ट। इतना शोर शराबा करने के बजाय बाद इस दफा शायद $25 बिलियन की एक्सपोर्ट को टच कर दें। उसके बाद तो शायद 30 बिलियन भी हो सकता है। देखें, मैं आपको बता रहा हूं ना जी, यहां पे बैठ के बात कर लेंगे। एफडीआई आधी हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में $3 बिलियन की थी, आज $1.5 बिलियन की भी नहीं रही। रिमिटेंसेस हां बिल्कुल बढ़ी हैं। वो किस लिए बढ़ी हैं कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल खत्म हो गया, हुंडी हवाले का कारोबार खत्म हो गया, लोगों ने अपनी फैमिलीज जो मुश्किल में उनको मदद करने के लिए ज्यादा पैसे भेजे। उनके लिए ये ले, मैं इनकी ताली बजा देता हूं, ये उसका क्रेडिट ले लें। दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। बाकी ओवर टू नवाब साहब। नवाब साहब, आप भी अपना कर लें ताकि आई नीड अ कंक्लूडिंग कमेंट फ्रॉम मंदलीब साहिबा। हाँ, देखिए जी, ये जो बातें कर रहे हैं ये मुझे, अली भाई को और आपको तो शायद बेवकूफ बनाने में कामयाब हो या ना हो, अवाम बेवकूफ नहीं बन सकती, क्योंकि अवाम इनकी गलतियों का, इनकी करप्शन का और इनकी नाअहलियों का सारा सिला बोझ रही है और इनको बददुआएं दे रही है। आपने $33 बिलियन लोन उठा लिया और आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है। तो यूं तो फिर मैं अली भाई आपको भी जो है 50-50 करोड़ देता हूँ बैंक से, फिर जब वापसी का टाइम आएगा तो फिर घूमेंगे बगैर किसी चीज के पे बैक करने के लिए। उन्हें पता नहीं क्या सोचा हुआ, ये स्टूपिड फिगर्स देख के हमारा बेवकूफ बनाना ना आ जाए। आप मेहरबानी करके थोड़ा हकीकत पसंद पे आ जाए। आज आपके पास ऑलमोस्ट 11% इन्फ्लेशन है और फिर आप इल्जाम लगाते हैं कि ये इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि कोविड आ गया था। तो हमसे बदतर कोविड की सिचुएशन इंडिया में है और काफी बुरी सिचुएशन बांग्लादेश में है, पर वहां पर 4.5% और 5.25% पर इन्फ्लेशन है। तो ये अपनी पॉलिसी सुधारे, ये अपना किबला दुरुस्त करें। इन्होंने जो 450% लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमत बढ़ाई है वो कुछ कम करें, आटा चीनी सस्ती करें, बिजली पेट्रोल सस्ता करें। अवाम को इससे मकसद है, अवाम को इनके जो नकली फिगर्स हैं उनसे कोई वास्ता नहीं है। सही, एक क्विकली एक कमेंट दे दें कि नथिंग लेस देन व्हाट सिंध हुकूमत मानेगी फेडरल के साथ जो अभी इस वक्त टसल चल रही है। क्विकली देखिए जी, अभी इन्होंने जो है जिस तरह से हमें ज्यादती की है, पाकिस्तान पूरे का हिसाब देख ले,
कहाँ कहाँ पे कितने कितने फिगर्स मैंने आपको बताए दिए हुए हैं, सिंध में ये कुछ देने को तैयार नहीं है। जी फिगर्स हो गए, चले कौन सी बात है, बाकियों के से भी ज्यादा। अंदलीब साहिबा एक डिमांड में ले रहा था नवाब साहब से, इकोनॉमी जो है वो अंदलीब साहिबा -7.3 है। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वो नवाब तैमूर तालपुर साहब से एक सुन ले, पास फिगर्स है सारे, झूठ इनके पकड़े गए। अब मैं आपको बताती हूँ, पेट्रोल इंडिया में 198 रुपीज है, पाकिस्तान में 111 है, बांग्लादेश में 169 है, पाकिस्तान में 111 है। बांग्लादेश के हवाले से वैसे अभी तक इंटरनेशनली भी यही कहा जा रहा है। शुगर की प्राइस सारी दुनिया में 56% बढ़ी है। ऑयल जो एडिबल ऑयल है 178% बढ़ा है, पाकिस्तान में सिर्फ 45% बढ़ा है। उसके अलावा आप देखें रोशन डिजिटल अकाउंट 1 बिलियन प्लस, वेबसाइट से ही कर लें, यूरोपॉड 2.5 बिलियन, बांग्लादेश में कितनी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% बढ़ी है, करंट अकाउंट सरप्लस। माजरत से अंदलीब साहिबा बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने 3 दिन पहले $2000 पर कैपिटा इनकम 9%। इन्होंने 50 अरब एक्सटर्नल डेट 10 साल में इंक्रीज किया है। द लॉस्ट टिकट। चले बट आप अंदलीब साहिबा कह रही हैं हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि लोगों को, और हमने महंगाई नहीं दी, अभी उनकी कसर पूरी नहीं हुई। हमारे और बैठ के रोए। चलें नवाब साहब क्विकली, सॉरी माजर चाहता हूं अंदलीब साहिबा। हम कोई इतनी डिमांड नहीं करते, मैं बहुत सिंपली कहता हूं कि हमें कोई इशू नहीं है किसी के साथ। आप अगर केपीके को 42 अरब दे सकते हैं, आप अगर पंजाब को 32 करोड़ दे सकते हैं, तो आप कम से कम 15 करोड़ तो सिंध को दे सकते हैं ना। आप इतनी ज्यादती ना करें कि आप ज्यादती ना करें, पाकिस्तान को बिल्कुल जैसा ही सलूक होना चाहिए यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा, अली परवेज मलिक, तैमूर तालपुर। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।